तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि सीनियर सिटीजन्स आपके पास कौन से प्रॉब्लम्स कॉमनली लेके आते हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर हम हमेशा सबके लिए विश करते हैं कि सभी लोग ऐसे 75 की उम्र तक अच्छा फ्रूटफुल अनइवेंटफुल लाइफ जिए। एज ए डॉक्टर या एज अ पेशेंट ओल्ड एज या लंबी आयु सभी चाहते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम के साथ आती है तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। विदाउट प्रॉब्लम आती है तो एक बोनस लाइफ कहलाती है। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम ओल्ड एज के बहुत सारी बीमारियां कॉमनली जो देखते हैं उसमें सबसे कॉमन होता है स्ट्रोक। फिर एक न्यूरोपैथी भी बहुत कॉमन बीमारी है। उसके आगे कॉमन चीज़ें देखी जाए तो पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इश्यूज है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है। तो इन चीज़ों के लिए पेशेंट काफ़ी बार कॉमनली हमारे ओपीडी में ओल्ड एज के आते हैं। इनमें से सबसे कॉमन जो है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक या जिसको हिंदी में लकवा भी कहा जाता है, हमारे देश में काफ़ी कॉमन है क्योंकि उसके जो कॉमन रीज़न होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, तो सबकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसलिए ये चीज़ें अभी हमें काफ़ी कॉमन दिखती है। सेकेंड थिंग है सोशल मीडिया और अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छी तरह से है। छोटे छोटे शहरों में भी हमारे अच्छे मेडिकल सेंटर्स खुल गए हैं, इसलिए पेशेंट कुछ चीज़ें जल्दी पहचान के हमारे पास इन बीमारियों के लिए आते हैं। दूसरी चीज़ है कि बढ़ने के चांसेस या बढ़ने के कारण काफ़ी बार पेशेंट की कुछ गलत फहमियाँ रहती है कि वो नहीं समझ पाते, बहुत बार इग्नोर कर देते कि शायद ये हमारे उम्र का ही सिम्टम है, जबकि वो एक्चुअल में कुछ एक बीमारी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत बार जिस स्टेज में पेशेंट का बहुत अच्छी तरह से और फ्रूटफुल इलाज हो सकता है, वो क्रॉस होने के बाद पेशेंट आते हैं, तब पेशेंट का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन सब बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एज ए डॉक्टर हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट शुड कम या पेशेंट जल्दी से जल्दी जब उनको किसी भी बीमारी के बारे में डाउट होता है तब एक डॉक्टर के पास पहुँचे ताकि हम उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे। तो डॉक्टर, जैसे हमारे सीनियर पेशेंट्स हुए एंड उनको इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है, वो इग्नोरेंट है, तो आगे चलकर क्या उनके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, जैसे हम अगर स्ट्रोक को ही ले लें, बहुत बार स्ट्रोक के कुछ मिनिमल सिम्टम्स कुछ महीनों से आते रहते हैं, जिसको हम पीआई हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। देखिए, इनमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है कि अगर समय रहते पेशेंट पहचान लेता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो कुछ बीमारियों का पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ बीमारियों का बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे एक्सटेंट तक ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ बीमारियों को रोका जा सकता है जल्दी बढ़ने से, और कुछ बीमारियों से लाइफ थ्रेटनिंग होने वाले प्रॉब्लम को भी रोका जा सकता है। इसलिए समय रहते इनको पहचानना और हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचना पेशेंट के लिए हमेशा। आज हम जो सबसे कॉमन कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे सबसे कॉमन स्ट्रोक है, उसके बाद न्यूरोपैथी है और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे आपने ये 3 चीज़ें बताई, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और स्पाइनल डिसऑर्डर, तो इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स अगर देखा जाए तो स्ट्रोक बहुत बार कुछ प्रीमोनिटरी सिम्टम देते हैं, जिसको हम पीआईए बोलते हैं, जिसमें स्ट्रोक की तरह ही सब सिम्टम आते हैं, लेकिन वो ट्रांजिएंट रहते हैं, कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। उसमें किसी हाथ या पैर का सूनापन या झुंझुनाहट या सेंसेशन नहीं महसूस होना, बोलने में दिक्कत होना, ट्रांजिएंट एमनेसिया मतलब याद नहीं रहना, चलने फिरने में दिक्कत होना, बैलेंस की दिक्कत होना, या कभी कभी विजुअल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रोक में बहुत वेरिएबल सिम्टम आते हैं कि कौन सा एरिया ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से रहता है। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम, स्पेशली जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या जो ओल्ड एज है मोर देन 68, ये सब रिस्क फैक्टर है, अगर इनमें से रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट को कुछ सिम्टम होते हैं तो उनको वो निगलेक्ट नहीं करने चाहिए। बहुत बार ऐसे सिम्टम 2-4 मिनट में होके चले जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि कुछ हुआ है एंड वो निगलेक्ट कर देते हैं, और वो बार बार आते रहते हैं, फिर भी उनको नहीं पता चलता। उनको लगता है कुछ दिन पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, तो वो तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो डेंजरस है, वार्निंग साइंस रहते हैं। ऐसे केस में पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको उसके बारे में बताना चाहिए, और फिर डॉक्टर उस हिसाब से स्क्रीनिंग करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ ट्रीटमेंट चालू करना है, वो उसके बारे में बता सकते हैं।
लेकिन ऐसे सिम्टम्स कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम 15-20 मिनट के ऊपर रहता है तो उसी समय अगर पेशेंट अगर डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट स्ट्रोक के लिए मिल सकता है, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में। कि अगर समय में पेशेंट पहुंच जाता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन सभी कम रहते हैं एंड वी गेट बेस्ट रिजल्ट। दूसरा जैसे कॉमन प्रॉब्लम है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में ये थोड़ा क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, जिसमें सूनापन महसूस होना या झंझनाहट महसूस होना, या अगर हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो उसका हमें एहसास नहीं होना, या चलते चलते लड़खड़ाना, ये चीज़ें न्यूरोपैथी में हो सकती है। ये चीज़ें हाथों और पैरों की उंगलियों से जनरली चालू होती है। कुछ न्यूरोपैथी अलग एरियाज में भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली जो होते हैं वो पैरों की उंगलियों से या हाथों की उंगलियों से ही पता चलते हैं। तो ऐसे केसेस अगर हैं और वो परसिस्टेंट है या धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा वेजिटेरियन पॉपुलेशन भी है। तो कुछ न्यूरोपैथी जो रहते हैं वो वेजिटेरियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन होते हैं, तो उनका सिंपल डायग्नोसिस से, सिंपल न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट से उनके सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से ठीक किए जा सकते हैं, और जिनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा कॉमन प्रॉब्लम है जो है हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन रिलेटेड। जो हमारा लाइफस्टाइल है अभी काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी हेक्टिक है। वर्किंग स्टाइल्स सभी लोग या तो कंप्यूटर या ऑफिस में ज़्यादा बैठते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिस एयर कंडीशन है, सूरज की रोशनी का एक्सपोजर कम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है। तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम यंग एज से भी चालू हो रही है अभी। तो ओल्ड एज में तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होती है, जैसे गर्दन का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया। और इनमें भी अगर समय रहते हमें पता चल जाता है, उसका रिस्क फैक्टर पता चल जाता है, उसका एक्सटेंट पता चल जाता है, तो उसको फर्दर प्रोग्रेशन से हम डेफिनेटली रोक सकते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको निग्लेक्ट करते हैं और तकलीफें बढ़ जाती है तो फिर सर्जरी की नौबत आ सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों में जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या डॉक्टर की सलाह लेना पेशेंट के लिए अच्छा होता है।